स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, कल दिल्ली में एक I-20 गाड़ी धीरे धीरे लाल किले की तरफ बढ़ती है और जैसे ही वो नेताजी सुभाष मार्ग के ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती है, उसमें एक जोरदार धमाका होता है। अब इस धमाके का इंपैक्ट इतना बड़ा होता है कि लगभग 9 लोगों की जान चली जाती है और 14 लोग जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं इस धमाके के अंदर। अब यहाँ पर कुछ लोग अभी भी इसे टेरर ब्लास्ट मानने से मना कर रहे हैं। आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएंगे, आपको दिख जाएगा ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जहां पे लिखा जा रहा है कि ये ब्लास्ट क्यों होते हैं इलेक्शंस के दौरान, या फिर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ये भी कमेंट्स देखे जा रहे हैं जहां पे बोला जा रहा है कि दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन का मुद्दा था, वहां पे ध्यान भटकाने के लिए, आम जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के कार एक्सप्लोजन्स को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन मैं आपसे बस इतनी उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जहां पे हम सीरीज ऑफ इवेंट्स की बात करेंगे जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि ये एक्चुअली में एक टेरर ब्लास्ट था। यहां पर मैं बात करने वाला हूं पाकिस्तानी सपोर्टेड 2 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की। एक है जैश-ए मोहम्मद की, दूसरी है लश्कर-ए-तैयबा की। इन दोनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो इवेंट्स हुए हैं, जिन इवेंट से ये समझ आ रहा है कि यस, ये पूरी की पूरी एक छोटा सा प्लॉट हुआ है, यानी ये छोटा सा एक इनका इवेंट था। एक्चुअली में इनकी जो कॉन्स्पिरेसी या पूरी स्ट्रैटेजी थी, वो एक बड़ा मैसिव ब्लास्ट करने की थी। लेकिन ऑल थैंक्स टू आवर सिक्योरिटी फोर्सेस, जो 24 घंटे 365 दिन चौकन्नी रहती हैं, जिनसे कि इतने बड़े लेवल की जो प्लानिंग होती है, इसको कहीं ना कहीं फेल करके इस तरीके के एक्सप्लोजन जो है होते हैं। हम नहीं चाहते कि इस तरीके के एक्सप्लोजन्स हो, लेकिन जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है वो अपना पूरा दमखम लगा देती है। आपको मैं बताना चाहता हूं, हमारी जो मिलिट्री है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है, हमारी स्टेट फोर्सेस हैं, प्लस हमारी जो इंटेलिजेंस है, वो डेफिनेटली बहुत अच्छा काम कर रही है। इसीलिए हम ऐसे जो दुश्मन, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, जहां पे बांग्लादेश भी उस कैटेगरी में आ चुका है, उससे हम कहीं ना कहीं अपने आप को बचा पा रहे हैं। राइट? तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बार जय हिंद लिख दीजिएगा। राइट? क्योंकि एटलीस्ट हम इतना तो कर पाए। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पूरी प्लानिंग क्या है, कैसे ये कनेक्टेड है सीरीज ऑफ इवेंट से। सबसे पहले मैं गाड़ी आपको दिखाना चाहता हूं। ये I-20 गाड़ी आप देख रहे हैं, HR26 इसका प्लेट है, नंबर प्लेट है। अब ये गुड़गांव में रजिस्टर्ड गाड़ी है, HR26 गुड़गांव रजिस्टर्ड गाड़ी है। इसका जो ओनर है वो डॉक्टर मोहम्मद उमर है। अब इस बंदे का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे कहा जा रहा है, सीसीटीवी इमेजेस सामने आई है कि इस गाड़ी के अंदर जिसमें एक्सप्लोजन होता है, इसके अंदर जो ड्राइवर होता है वो डॉक्टर उमर मोहम्मद ही होता है। अब इसको क्या पड़ी थी कि ये गाड़ी के अंदर ही अपना सुसाइड बॉम्बिंग कर ले। राइट? इसका कनेक्शन भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं, लेकिन इससे पहले हम शुरुआत से शुरू करते हैं। लश्कर-ए-तैयबा का जो सीनियर कमांडर है, जिसका नाम क्या है, सैफुल्लाह सैफी। राइट? इस बंदे का एक रैली होती है और इस रैली के अंदर जो है ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स देता है। राइट? जिस स्टेटमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले ये कह रहा है कि हाफिज सईद जो है, जो कि फाउंडर है लश्कर-ए-तैयबा का, वो आइडल नहीं बैठा, वो खाली नहीं बैठा, या फिर वो ऐसा नहीं बैठा, वो पूरी तरीके से प्लानिंग कर चुका है अटैक करने की भारत को थ्रू बांग्लादेश। अब यहां पर आप बोलेंगे सर, बांग्लादेश तो हमारा दोस्त है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसी को तो हमने आजाद किया था ईस्ट पाकिस्तान से। राइट? बांग्लादेश हमने ही तो बनाया था, हमारे 3000 सैनिक जो है वो शहीद हो गए थे इस बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में, जहां पे हमने 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को सरेंडर करवाया था, आत्मसमर्पण किया था उन्होंने। तो ये बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल ये लश्कर-ए-तैयबा के लोग क्यों कर रहे हैं, है ना? तो ये आंसर मैं आपको दे देता हूं। इसके साथ जो है, इसने ये भी कहा कि हमारे LAT के जो ऑपरेटिव्स हैं वो एक्टिव हो चुके हैं बांग्लादेश के अंदर, एंड दे आर रेडी टू आंसर इंडिया फॉर ऑपरेशन सिंदूर। राइट? अब यहां पर मैं आपको बांग्लादेश का एंगल बताता हूं, क्योंकि आज के समय बांग्लादेश के अंदर क्या चल रहा है, बहुत पॉलिटिकल वैक्यूम चल रहा है। पॉलिटिकल वैक्यूम का मतलब क्या है, वहां पे अभी जो सरकार है वो टेम्पररी गवर्नमेंट है, जिसको जो हेड कर रहा है वो मोहम्मद यूनिस हेड कर रहा है। अब ये जो मोहम्मद यूनिस है, ये कब से बांग्लादेश के अंदर इस टेम्पररी गवर्नमेंट को लीड कर रहा है? अगस्त 2024 से लेके, क्योंकि अगस्त 2024 को ही शेख हसीना की सरकार को गिरा दिया जाता है। एक बहुत मैसिव प्रोटेस्ट होता है, उस प्रोटेस्ट में ये गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है और फिर मोहम्मद यूनिस जो है इस गवर्नमेंट को लीड करते हैं और फरवरी 2026 तक ये टेम्पररी गवर्नमेंट चलाएंगे। राइट? अब ऐसा फरवरी 2026 क्यों है? क्योंकि फरवरी 2026 को इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाएंगे और मोहम्मद यूनिस जानता है कि अगर मुझे इलेक्शंस जीतने हैं और बांग्लादेश के अंदर लंबे समय तक कंट्रोल करना है, तो मुझे 2 कंट्रीज का सपोर्ट बहुत जरूरी है। इसमें 2 कंट्रीज कौन सी है? एक तो आ गई आपकी चाइना एंड दूसरा है आपका
पाकिस्तान। ठीक है, अब चाइना से बांग्लादेश को क्या मिलेगा और चाइना क्यों बांग्लादेश में इतना कुछ करेगा? चाइना बांग्लादेश के अंदर जो है मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फंड्स दे रहा है, लोन्स दे रहा है और वेपन्स दे रहा है। इनफैक्ट बांग्लादेश के अंदर जो है एक एयरबेस था जो एकदम खत्म हो चुका था, उस एयरबेस को दोबारा से रिवाइव कर रहा है चाइना, पैसा दे रहा है एयरबेस को रिवाइव करने के लिए। वो एयरबेस जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? बांग्लादेश के लिए। क्यों? क्योंकि वो एयरबेस 10-12 किलोमीटर दूर है इंडियन बॉर्डर से और सिलीगुड़ी कॉरिडोर से लगभग 150-200 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहां पर क्या है कि चाइना का ऑब्जेक्टिव क्या है? चाइना बांग्लादेश में ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि चाइना चाहता है कि भारत जो है उससे उसका नॉर्थ ईस्ट जो है वो छीन लिया जाए। राइट, ये चाइना की अल्टीमेट ऑब्जेक्ट एजेंडा है। और ये कैसे पॉसिबल होगा? ये बांग्लादेश में खूब सारा पैसा, खूब सारा मिलिट्री बेसिस, खूब सारे एयर बेसिस बना के जो है ये पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो यहां पर चाइना बांग्लादेश में खूब सारा इन्वेस्ट कर रहा है और खूब सारा यूनेस को पैसा दे रहा है। ठीक है, इस पैसे के दम से ही वो आगे जाके इलेक्शन भी जीतेगा। इसके साथ पाकिस्तान क्या कर रहा है बांग्लादेश की मदद? पाकिस्तान जो है बांग्लादेश के अंदर इनडायरेक्टली चाइना को ही सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान क्यों? क्योंकि चाइना का ऑब्जेक्टिव है नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देना मेनलैंड इंडिया से। ठीक है, और ये कैसे होगा? ये एक तो होगा कि बांग्लादेश को खूब सारा पैसा देना है, मिलिट्री मजबूत करनी है, एयर बेसिस बनाने, मिलिट्री बेसिस बनाने, ये तो सामने सामने की बात है। जो अंडरग्राउंड एक्टिविटी होगी वो पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान बांग्लादेश के जमीन का इस्तेमाल करके टेरर लॉन्च पैड्स बना रहा है, जिसमें टेररिस्ट को जो है वो ट्रेनिंग दी जा रही है और वो टेररिस्ट बेसिकली भारत में भेजे जाएंगे। ठीक है, अब ये आपको जो इनकी लंबी स्ट्रैटेजी है, लॉन्ग स्ट्रैटेजी है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब यहां पर इनफैक्ट इसने कश्मीर और बांग्लादेश के बारे में भी कहा है। इसने कहा कि ये हमसे छीन लिया गया था इंदिरा गांधी के दौरान। ठीक है, लेकिन हम इसे वापस हासिल करके रहेंगे। यहां पर जो है हमारा सन ऑफ द लायन यानी कि शेर का बच्चा जो है ये ऑलरेडी बांग्लादेश की जमीन पे पहुंच चुका है। और ये किसको बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं इलामा इब्तिसाम इलाही जहीर के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये जहीर कौन है? ये भी लश्कर तैयबा का बहुत ही क्लोजली लिंक्ड बंदा है, एक्सट्रीमिस्ट लीडर है पाकिस्तान के अंदर। मकसद यही है भारत के अंदर हलचल मचाना है, भारत को डिस्टर्ब करना है, टेररिस्ट अटैक्स करवाना है। ये इस बंदे का यही ऑब्जेक्ट है। अब ये बंदा जो है बांग्लादेश की जमीन पे था और अगर बांग्लादेश की जमीन पर अगर ये बंदा है, ये इब्तिसाम इलाही जहीर, तो ये कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए बांग्लादेश में नहीं आया है कि नहीं? तो ये भी यहां पर है। और इसका काम क्या होगा? इसका काम यही है कि भाई ज्यादा से ज्यादा एलईटी ऑपरेटिव्स जो है एक्टिवेट करवाना, उनको ट्रेनिंग देना, रोहिंग्या मुस्लिम्स को जो है बांग्लादेश के अंदर लाना, उनको ट्रेनिंग देना और वो फिर इलीगल माइग्रेशन के माध्यम से जो है भारत के अंदर जाए। और उसका एक जीता जाता सबूत जो है आपने अभी टेरर ब्लास्ट देख लिया, दिल्ली टेरर ब्लास्ट देखने को मिला। इसके साथ साथ जो है इसने सैफुल्ला सैफी ने जो है वो क्या किया? इसने बोला कि एपरेंट रेफरेंस, मतलब उसने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उसने कहा कि इस ऑपरेशन सिंदूर को भारत ने अंजाम दिया। कैसे? पहलगाम अटैक जब हुआ उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। अब यहां पर इसने ये कहा कि ये जो रिटेलिएशन पाकिस्तानी मिलिट्री ने किया है ये विक्ट्री है फॉर पाकिस्तानी मिलिट्री। ठीक है, अब यहां पर पाकिस्तान जो है उसने रिटेलिएट किया भारत की आर्मी को, साथ ही साथ यूएस भी भारत के साथ था। अब ये दोनों चुप हो चुके हैं और यहां पर अल्लाह ने जो है हमें क्या कर दिया? हमें सुप्रीम बना दिया है। अल्लाह मेड यू अ सुपर पावर इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो पाकिस्तान को ये रेफर करके इस तरीके से सारी चीजें बता रहा है। ठीक है, अब मैंने इब्तिसाम जहीर इलाही के बारे में बता दिया कि इसका जो है बांग्लादेशी मिट्टी में आना ये भारत की सिक्योरिटी कंसर्न के लिए और ज्यादा एस्केलेट करता है। आप समझ गए इस बात को? ओके, अब यहां पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि इलीगल माइग्रेशन जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है भारत के लिए। अभी रिसेंटली जो है बंगाल के अंदर एक खुलासा होता है, वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस होने वाले हैं और वहां पर ये खुलासा होता है कि शांतनु ठाकुर जो कि एक मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा कि बांग्लादेश बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस के अंदर ही लगभग 1.2 करोड़ इलीगल वोटर्स है। आप समझे कि नहीं समझे? अब ये जो इलीगल वोटर्स है ये कौन है? ये बेसिकली आपको दिख जाएंगे, ये रोहिंग्यास हैं, ये इन्फिल्ट्रेटर्स हैं या फिर गोस्ट वोटर्स हैं। इन लोगों का आधार कार्ड भी बन चुका है, इन लोगों का इलेक्शन कार्ड भी बन चुका है। कितना मुश्किल है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस को ऐसे लोगों को पकड़ना, आप सोचिए। अब ये तो लोग हैं जो अनपढ़ हैं।
अब मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा बंदा, जिसे हम व्हाइट कॉलर टेररिज्म कह रहे हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जो कि सीधा सीधा हमें एग्जाम्पल देता है, जो एग्जाम्पल है इसका व्हाइट कॉलर टेररिज्म का, दैट इज फरीदाबाद टेरर नेटवर्क जो बर्स्ट हमने किया है। अब वो तो और भी ज्यादा मुश्किल है, राइट? क्योंकि वो तो पढ़े लिखे हैं, ये तो अनपढ़ लोग हैं, ये इनके पास आधार कार्ड, हम इन्वेस्टिगेशन करके पूछ लेंगे और पता कर लेंगे, इनके ऊपर संदेह भी आ जाता है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके ऊपर अगर वो ऐसी चीजों को अंजाम दे रहे हैं, टेररिस्ट के साथ जुड़े हैं, नेटवर्क्स के साथ जुड़े हैं, ठीक है, तो उनको कैसे पकड़ा जाए? ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक मुश्किल सामने खड़ी होती है भारत के सामने। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं हाफिज सईद कौन है। वो लश्कर तैयबा का फाउंडर है और मास्टरमाइंड था। आपको मुंबई अटैक्स पता होंगे 2008 में और पार्लियामेंट अटैक 2001 में, तो यही जो है मास्टरमाइंड था इसका, जिसने इन अटैक्स को अंजाम दिया था। अब ये 78 ईयर्स का है, प्रिजन के अंदर, जेल के अंदर है, लेकिन जेल के अंदर ही सब कुछ ये ऑपरेट कर रहा है। अब आगे चलते हैं और जैश ए मोहम्मद की बात करें, वो कैसे भारत के अंदर अपने मकसद को अंजाम दे रहा है। अब यहां पर जैश ए मोहम्मद ने एक न्यू विमेन विंग जो है उसको रेज किया है। अब ये न्यू विमेन विंग का नाम क्या है? जमात उल मोमियात। अब देखिए इस विंग का काम क्या है? इस विंग का काम है कि जितनी भी महिलाएं हैं उनका ब्रेन वॉश, रेडिकलाइज करके उनको ट्रेन करना, उनको जो है सुसाइड बॉम्बर बनाना, और फिर वो भारत के अंदर इस तरीके की घटना को अंजाम देंगे, टेरर इंसिडेंट को अंजाम देंगे। अब ये जो जमात उल मोमिनात है, इसका जो विमेन विंग है, इसको जो लीड कर रहा है वो है सादिया अजहर। ये बहन है किसकी? जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर की। ठीक है, आप ये समझ गए। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? कि सुसाइड ऑपरेशंस करना है, ठीक है, और ये जो प्रोपोगेंडा है कि फ्रीडम मूवमेंट इन कश्मीर, इसको और ज्यादा एक्सपैंड करना है। यहाँ पे किन महिलाओं को टारगेट किया जाता है? उन महिलाओं को टारगेट किया जाता है जो वल्नरेबल है, ठीक है, जिनके पास पैसे नहीं है, जो बहुत ज्यादा सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड में पिछड़ी हुई है, उनको टारगेट करते हैं और उनको ट्रेन करते हैं, और सुसाइड बॉम्बर और वही ब्रेन वॉश वाली कहानी जो सारी की सारी है। प्लस इसमें वो महिलाएं भी होंगी जो जैश ए मोहम्मद के कमांडर्स हैं, उनकी वाइफ्स जो है उनको भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा। अब इसी जमात उल मोमिनात का जो है कनेक्शन हमारे भारत के इस इंसिडेंट के साथ भी है, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। अब देखिएगा, अब अल्टीमेटली होता क्या है मैं आपको बताऊं। अक्टूबर मंथ के अंदर हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, इंटेलिजेंस है, स्टेट पुलिस है, वो एक बहुत ही मैसिव एक सामने चीजें लेकर आती है, राइट? अब वो चीजें कैसे निकलती हैं सामने? अब क्या होता है कि इंटेरोगेशन होती है जम्मू कश्मीर के अंदर, OGW यानी कि ओवरग्राउंड जो वर्कर्स होते हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्टर होते हैं, हेल्पर होते हैं, ठीक है, सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं। वहीं से हमें कनेक्शन मिलता है मौलवी इरफान अहमद का, जो कि शोपिया का रहने वाला है। अब ये मौलवी इरफान अहमद का इंटेरोगेशन किया जाता है कितने हफ्ते तक? 3 हफ्ते तक इसका इंटेरोगेशन किया जाता है। और ये बंदा जो है फिर जाके सामने रखता है, इस सारी की सारी नेटवर्क का सामने खुलासा करता है, जहां पे ये बंदा कहता है कि भाई जैश ए मोहम्मद जो है उसका जो पूरा नेटवर्क है वो आपको ऑपरेट होता हुआ दिख जाएगा जम्मू कश्मीर, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। और जैसे ये सारे इंफॉर्मेशन निकलती है तो हमारी जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज होती है वो हाइपर एक्टिव होके जो है वो इस ऑपरेशन को मतलब इस नेटवर्क को बर्स्ट करने की कोशिश करती है, जिसके अंदर आपके सामने है कि फरीदाबाद टेरर जो नेटवर्क बर्स्ट होता है, इस फरीदाबाद टेरर नेटवर्क के अंदर 4 लोग जो है उनको अरेस्ट करने की कोशिश की जाती है। इसमें 4 लोग कौन है? एक तो है मतलब डॉक्टर एक मुजाम्मिल है, दूसरे डॉक्टर आदिल, तीसरे है डॉक्टर शाहीन, ये लड़की है, और चौथा है डॉक्टर उमर। अब ये जो डॉक्टर उमर है, डॉक्टर उमर, आपने ये नाम आपने पहले भी सुना होगा। वो गाड़ी के अंदर जो बैठा हुआ है, जो पुलिस सस्पेक्ट कर रही है कि ये डॉक्टर उमर मोहम्मद जिसकी गाड़ी थी, और ये वही उमर मोहम्मद है जो बेसिकली ये फरीदाबाद टेरर नेटवर्क बर्स्ट के अंदर ये पकड़ा जाता है। लेकिन एक्चुअली में क्या है, ये 3 लोग पकड़े जाते हैं, ठीक है, ये 3 लोग पकड़े जाते हैं। ये बंदा जो है इस फरीदाबाद टेरर नेटवर्क बर्स्ट जब होता है तो ये भाग गया होता है, ठीक है। अब इसको ये समझ आ गया कि भाई मैं तो बच नहीं सकता, तो इसने जैसे तैसे जो अपनी गाड़ी को इस्तेमाल करके और जो भी एक्सप्लोजिव इसके पास बचा हुआ था उसका इस्तेमाल करके इसने वो धमाका अंजाम कर दिया, धमाके को अंजाम दे दिया। लेकिन ये जो फरीदाबाद का पूरा टेरर नेटवर्क जो बस्ट होता है, इसके अंदर 4 लोग जो चारों के चारों डॉक्टर होते हैं। आप सोच के देखिए, अब ये टेररिस्ट लोगों से जुड़े, डॉक्टर से किससे कौन सोचता है कि डॉक्टर जो है वो इस तरीके की चीजों को अंजाम देगा? डॉक्टर है तो मतलब इंसान को बचाने का काम कर रहा है ना, इतनी पढ़ाई लिखाई करके। अब इस 4 में से 2 जो है डॉक्टर्स वो पुलवामा के साथ जुड़े हैं,
ठीक है, पुलवामा से बिलोंग करते हैं। एक डॉक्टर मुजम्मिल है जो पुलवामा नेटिव है, और दूसरा है डॉक्टर उमर मोहम्मद, ये भी पुलवामा से ताल्लुक रखता है। ठीक है, अब यहां पर ये जो फरीदाबाद के अंदर सारा का सारा नेटवर्क बर्स्ट होता है, इसके अंदर आपको मैं बताऊं तो लगभग 2900 किलोग्राम केजी ऑफ एक्सप्लोसिव जो है पकड़े जाते हैं। किलो एक्सप्लोसिव, वो एक्सप्लोसिव जो आईडी जो है वो बनाने के काम आते हैं, बहुत बड़े लेवल पे, मतलब कितने आईडीज जो है इससे बन सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पे पकड़े जाते हैं राइफल्स, पिस्टल्स, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, 12 सूटकेसेस और वॉकी टॉकी, ये सारी चीजें इनके पास होती हैं। और ये एक हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, विच इज प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अल फला यूनिवर्सिटी, यहाँ पे ये लोग काम कर रहे थे। ठीक है, तो अब मैं यहां पर आप सबसे पहले तो ये कनेक्शन देखिए, डॉक्टर उमर मोहम्मद जो कि गाड़ी चला रहा है वो यहां से जुड़ा हुआ है, और इनके जो कनेक्शन है वो किसके साथ है, सीधा सीधा जैश ए मोहम्मद के साथ ये कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। दूसरी बात यह है, यहां पर डॉक्टर शाहीन की बात करते हैं। डॉक्टर शाहीन जो है, इसके बारे में मैं आपको बताना, ये बेसिकली लीड कर रही थी इस आउटफिट को, किसको, आउटफिट को, जो आपको मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन किया था, जमात उल मोमिनात। तो ये जो है जमात उल मोमिनात, जो कि विमेन विंग है जैश ए मोहम्मद की, इसको लीड कर रही थी भारत के अंदर यही औरत, जिसका नाम क्या है, डॉक्टर शाहीन। ठीक है, तो यहां पर आपको दिख गया कि कैसे जैश ए मोहम्मद के कनेक्शन जो है इस फरीदाबाद जो टेरर नेटवर्क है इसके साथ जुड़े थे, और फरीदाबाद टेरर नेटवर्क के जो कनेक्शन है वो दिल्ली ब्लास्ट के साथ जुड़े हैं। तो अब यहां पर क्लैरिटी हमें मिल गई है कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक दिल्ली ब्लास्ट जो था, ये इट इज नॉट जस्ट कि हाँ एक किसी और वजह से, ये एक सीधा सीधा टेरर ब्लास्ट ही हमें देखने को मिलता है। जहां पर यहां पर एक और ज्यादा खतरनाक पिक्चर दिख रही है, इट इज व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क, क्योंकि ये जो सारे के सारे हैं ये डॉक्टर्स है, कोई भी संदेह नहीं करेगा। आप सोच के देखिए इंटेलिजेंस एजेंसी इसके लिए कितना मुश्किल होगा टू जस्ट फाइंड आउट कि ये लोग इस पूरे नेटवर्क के अंदर जुड़े होंगे, है ना। बट वो भी पूरे समय के लिए, पूरे टाइम के लिए अपने एफर्ट्स लगाते जा रहे हैं, जिससे कि उन्होंने फरीदाबाद टेरर नेटवर्क को पकड़ लिया, जिससे कि आगे जाके उनको जो इतना बड़ा ब्लास्ट होना था वो इतने लिमिट तक, ऑल्दो 9 लोगों की जान जाना बहुत अनफॉर्चुनेट है। मतलब जब भी इस चीज के बारे में पढ़ा जा रहा है या इस न्यूज के बारे में देखा जा रहा है, बहुत दिल में दुख हो रहा है। लेकिन आप सोच के देखिए इनका जो एजेंडा था, मकसद था, वो कितना बड़ा हो सकता है। और ये मकसद सिर्फ अभी इतना लिमिटेड तक नहीं है, मतलब इनके और भी बहुत सारे लोग होंगे जो भारत के अंदर है, जिसे कहा जा सकता है कि भारत का जो दुश्मन होता है वो आतंकवादी बाहर से नहीं आता, वो तो बेसिकली दुश्मन है ही है, लेकिन उससे भी खतरनाक दुश्मन जो है वो भारत के अंदर से पनपता है। भारत के खून, भारत का जो है बेसिकली खाना खाता है, भारत का जो है रोटी पे पलता है, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो भारत को खून की होली जो है वो खेलने का उसका मकसद होता है। तो इस तरीके के हम बात कर सकते हैं। यहाँ पर मोदी जी ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि ये जितने भी दिल्ली ब्लास्ट के लोग हैं जो आरोपी थे उनको छोड़ा नहीं जाएगा, एंड कॉन्स्पिरेटर्स जो होंगे बिहाइंड दिल्ली ब्लास्ट विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। ठीक है, अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इज इट द एक्ट ऑफ वॉर और नॉट। अब देखिए इट इज एक्चुअली एक्ट ऑफ वॉर, क्योंकि ये सामने सामने टेरर ब्लास्ट जो है इट इज एक्चुअली एक्ट ऑफ टेरर। अब एक्ट ऑफ टेरर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारा पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद गवर्नमेंट ने ये स्टेटमेंट दे दी थी ऑफिशियली कि अब जो भी टेररिस्ट अटैक होगा वो एक्ट ऑफ टेरर होगा। अब कोई भी आतंकवादी घटना होती है वो हम एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर करेंगे। अब एक्ट ऑफ वॉर की डेफिनेशन क्या है? एक्ट ऑफ वॉर की डेफिनेशन ये होती है कि जब यूज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस बाय वन कंट्री अगेंस्ट द अनदर, ठीक है, इट कैन बी ए सिग्नल ऑफ स्टार्ट ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। वाइल तो यूनाइटेड नेशन तो इस तरीके से नहीं डज नॉट डिफाइन द टर्म, बट एक्ट ऑफ वॉर का मतलब यही होता है कि जब कोई एक देश दूसरे देश के ऊपर आर्म्ड रिबेलियन कर दे, आर्म्ड जो है एक फोर्स का इस्तेमाल करता है। तो ये जो एक्ट ऑफ टेरर है ये भी आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल किया गया है हमारे भारत के ऊपर, और हम अब इसका जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, डू यू थिंक दैट इसका जो जवाब है वो देना चाहिए, और सिर्फ हमें सिक्योरिटी फोर्सेस से देने की जरूरत
वो तो एक तरीका है कि मिलिट्री एक्शन जरूर करना चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जरूर होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो आम जनता है उसको भी बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहना है, क्योंकि आपके आगे पीछे कोई भी हो सकता है जो इन नेटवर्क के साथ जुड़ा हो। तो आपको भी उतनी ही भागीदारी निभानी है जितनी हमारी फौज निभा रही है। अगर उस फौज के 10% भी हमने अपनी भागीदारी निभा ली तो हमारा देश पूरा पूरा सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।